Hello, subscribers and my dear students. Today's topic is evolution. So, let us start the evolution chapter with neat questions. So, what is evolution? Evolution, it means life came into existence in the earth, on the earth, from the simplest form to highly complex form is known as evolution. Evolution is a very slow process which proves that life came into existence from simplest form to हाईली कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और वो सिंपलेस्ट फॉर्म थी कोएसर्वेट। कोएसर्वेट एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल था जो वाटर में इवॉल्व हुआ था और उसी में इवोल्यूशन होते होते कोएसर्वेट से बना इबॉइंट्स, इबॉइंट से बना प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट से बना यूकैरियोट्स एंड यूकैरियोट से लगातार डेवलपमेंट होता गया और प्लांट में और एनिमल सेल में इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। प्लांट में सबसे पहले थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हुए और एनिमल सेल के अंदर हम देखें जैसे प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलियंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा से भी आगे अगर हम देखें तो डेवलपमेंट होता गया जिसमें पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मैमल्स, और लगातार डेवलपमेंट होता चला गया। तो ये सारा जो प्रोसेस है साइंटिफिकली प्रूवन है। अब हम देखते हैं इवोल्यूशन। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट इवोल्यूशन। The slow developmental process which prove how life came into existence from the simplest form to highly complex form is called evolution. So evolution से पहले हम समझें बिग बैंग थ्योरी। 4.6 बिलियन ईयर एगो एन एक्सप्लोजन अकर्ड इन द सन। एक सन के अंदर एक्सप्लोजन हुआ which splitted the sun into the several pieces and sun applied gravitational force on these planet. It result they started the auxiliary motion and rotatory motion around the sun. In this way solar system is formed. तो सन में एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से सन के जो कुछ टुकड़े थे वो कुछ दूरी पर जाकर यानी स्पेस के अंदर वो फैल गए और सन ने अपने ग्रेविटेशन फोर्स में उन्हें बांधा रखा, जिसकी वजह से एक्सिलरी मोशन का मतलब होता है एक्सेल पे ही घूमना और रोटेटरी मोशन का मतलब होता है सन के चारों तरफ चक्कर लगाना। तो इस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम बना जो कि बिग बैंग थ्योरी बताती है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन देखें। सो गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड इन 6 days. फर्स्ट मैन वॉज एडम्स एंड वुमेन इज ईव टेकन आउट फ्रॉम द रिब्स ऑफ द एडम, जो कि बाइबल में बताया गया है। एडम्स एंड ईव हमारे भारतीय पुराणों में भी सबसे पहला मानव मनु को बताया गया और स्मृति को बताया गया। बाइबल के हिसाब से एडम्स एंड ईव। नाउ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन दैट इज नोन एज एबायोजेनेसिस। एरिस्टोटल 384 to 322 BC thought the life arise from the mud. एरिस्टोटल ने सोचा लाइफ जो है मड से बनी है। मड वार्म्ड बाय द सन, जो कि सन से तालाब की मिट्टी गर्म हो जाती है और उसके बाद उससे मछलियाँ बन जाती हैं, उससे टॉर्टॉइज बन जाते हैं, उससे क्रोकोडाइल्स बन जाते हैं। दिस वॉज थॉट ऑफ द एरिस्टोटल। सो वॉन हेलमोंट supported this theory. He claimed the origin of mice of both sexes from the human sweat and wheat bran kept in dark for 21 days. तो वॉन हेलमेंट जो थे उन्होंने अरिस्टोटल के स्टेटमेंट को सपोर्ट किया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम कुछ गेहूं के दाने और पसीने से भीगी हुई इंसानी ह्यूमन पसीने से भीगा हुआ कोई कपड़ा अगर हम रख देते हैं एक बक्से के अंदर बंद करके तो 21 दिन में वहाँ चूहे बन जाते हैं। तो ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी को हम कह रहे हैं ए बायोजेनेसिस। इसमें इट मीन्स लाइफ इज ओरिजिनेटेड बाय नॉन लिविंग
substances। ये थ्योरी दी थी अरिस्टोटल ने। क्या ये लगता है कि ये सही थ्योरी होगी? नहीं, ये थ्योरी सही नहीं थी। ठीक, अब आती है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज डिसप्रूव्ड दैट लाइफ केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फ्रांसिस्को रेडी एंड प्लेस्ड कुक्ड मीट इन 3 जार। तो उन्होंने 3 जारों में 3 जार्स के अंदर कुक्ड मीट रख दिया, एक को खुला छोड़ दिया, ठीक है, एक को कवर्ड विद पार्चमेंट पेपर से कर दिया और एक को बिल्कुल कवर्ड विद मसलिन एंड एयर टाइट कंटेनर में रख दिया। तो उन्होंने देखा, ही फाउंड दैट मैगॉट, मक्खी के जो लार्वा थे, डेवलप्ड ओनली इन द जार दैट वाज अनकवर्ड जार ड्यू टू लेड द एग्स बाय द फ्लाइज। तो उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट जार था उसी के अंदर लार्वा बने। ओके, तो स्प्लेंजानी एंड लुइस पास्चर ऑल्सो प्रूव्ड रॉन्ग द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। तो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस जो थी वो रॉन्ग प्रूव्ड की गई फ्रांसिस्को रेडी के एक्सपेरिमेंट के जरिए। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है लाइफ इज ओरिजिनेटेड ओनली बाय लिविंग थिंग्स। ओके, सो नाउ थ्योरी ऑफ कैटाट्रॉफिज्म। क्यूवियर बिलीव्ड दैट कैटास्ट्रॉफिज्म जो है वो कहलाता है एक विनाश, नेचुरल डिसास्टर। क्यूवियर बिलीव्ड इन कैटास्ट्रॉफिज्म and found the different sets of fossil in the different ages of earth show the destruction of life. This theory is known as catastrophism. Now theory of cosmozoic, both living and non-living objects were formed simultaneously, explained by Richter. Now theory of panspermia, it means the life came into the earth in the form of germs and spores from the other heavenly bodies through meteoroids. ये है पेनिस्पर्मिया थ्योरी। थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया ये बताती है अर्थ पर जो लाइफ है वो किसी हेवनली बॉडी या स्पेस से आने वाले मीटेरॉइड्स की वजह से बनी है। नाउ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो नाउ जियोलॉजिकल टाइम स्केल अगर हम देखें तो it can be divided into several eras. Now era, Azoic means no life, 4,200-4,600 million years ago. Azoic era is the era in which no life. Origin of life occurred between 3,800 to 4,200 million years ago. Now second era, Archaeozoic, age of invisible life, during which Monera evolved 1,600 to 3,800 million years ago. Now Proterozoic, age of early or ancient life, when eukaryotes evolved and underwent early differentiation 600 to 1,600 million years ago. Paleozoic, age of ancient life, 2,225-600 million years ago. Now Mesozoic, next जो era है Mesozoic, the age of Mendelian life, Mesozoic, 65-225 million years ago. Now next युग जो है वो है Cenozoic, age of modern life 0.1-65 million years ago. Okay, so now let us start. These are the era: Azoic, Archaeozoic, Proterozoic, Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic. So now Azoic no life, Archaeozoic evolution and spread of prokaryotes. Archaeozoic हो गया. Proterozoic, origin of first animal and evolution of invertebrates and green algae. Proterozoic में हो गया. Paleozoic अगर हम देखें तो इसके कुछ Paleozoic जो होता है वो कुछ
डिविजन्स में कंप्लीट होता है, जैसे PCDSOC। तो P का मतलब है पर्मियन, C का मतलब है कार्बोनीफेरस, D का मतलब है डिवोनियन, S का मतलब है सिल्यूरियन, O का मतलब है ऑर्डिविशियन एंड C का मतलब है कैम्ब्रियन। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें पर्मियन में, राइज ऑफ डायनासोर, ओरिजिन ऑफ कोनीफर्स। कार्बोनीफेरस में अगर हम देखें, ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स, राइज ऑफ जिम्नोस्पर्म, फॉर्म एंड एम्फीबियंस। डिवोनियन, इट इज़ ए एज ऑफ फिश। सिल्यूरियन, origin of jawfish, scorpion and fern, and Ordovician, age of higher invertebrates. Cambrian, age of tribolites. Now next युग जो आता है वो है मीजोजोइक। मीजोजोइक इरा is completed in 3 division, that Cretaceous, Jurassic and Triassic. Cretaceous, extinction of dinosaur. Jurassic, age of dinosaur. Now Triassic, origin of mammals and abundance of fern cycas. Okay, now next युग है मीजोजोइक के बाद है सीनोजोइक। सीनोजोइक is completed in Cenozoic is completed in 2 division, tertiary and quaternary. Okay, तो सो टर्शरी जो है, टर्शरी वो प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन, पैलियोसीन में कंप्लीट होता है। प्लायोसीन में मैन ओरिजिन हुआ था, मायोसीन में मैन लाइक एप बने थे, ओलिगोसीन में राइज ऑफ मंकी एंड एप हुआ था, इयोसीन में प्लेसेंटल मैमल बने थे एंड पैलियोसीन में राइज ऑफ प्लेसेंटल मैमल हुए थे। इसके बाद हम सीनोजोइक का अगला पार्ट देखें तो वो है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी के 2 पार्ट हैं, प्लास्टोसीन एंड रिसेंट टाइम। प्लास्टोसीन जो है उसमें अगर हम देखें तो प्रिमिटिव मैन, एक्सटिंक्शन ऑफ ग्रेट मैमल्स एंड रिसेंट में मॉडर्न मैन। तो ये है हमारा पूरा जियोग्राफिकल टाइम स्केल, इवोल्यूशनरी टाइम स्केल। ओके, नाउ AI ओपेरिन। AI ओपेरिन जो है अगर हम देखें तो AI ओपेरिन ने केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी। इन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ। उस पूरी बुक के अंदर जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो मैंने यहाँ एक पेज पर कलेक्ट किया है। AI ओपेरिन wrote a book, Origin of Life. He explained earlier Earth contained methane, ammonia and hydrogen gas, and oxygen was absent that time and present in molecular form. AI ओपेरिन की बुक के हिसाब से अगर हम देखें तो एंशिएंट टाइम में मिथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन थे, ऑक्सीजन जो है फ्री फॉर्म में नहीं थी। ऑक्सीजन वॉज एबसेंट इन द अर्लियर अर्थ। ही a huge cloud thundering and started the rain up to the thousands of the years, which made the earth cool, and proteinous jelly-like substance is produced in the sea, which is known as coeservate. तो उस समय पानी में यानी समुद्र में कोएसर्वेट एक प्रोटीनियस जेली लाइक सब्सटेंस बना था। ये थ्योरी ये बताती है कि लाइफ की शुरुआत अर्थ पर एक प्रोटीनियस जेली लाइक सब्सटेंस से बना जिसे कोएसर्वेट कहा गया। ओके, नाउ सबसे पहले थे फ्री एटम, जिसमें हम देख रहे हैं हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। इसके बाद सिंपल मॉलिक्यूल बने जिसमें हम देख रहे हैं हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन के 2 एटम मिलने से हाइड्रोजन गैस बन गई। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 एटम मिलने से अमोनिया बन गई NH3। कार्बन और हाइड्रोजन के 4 एटम मिलने से CH4 मीथेन बन गई, और HC और N के कंबाइंड होने से HCN बन गई, हाइड्रोजन साइनाइड। ओके, नाउ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसमें देखते हैं हम थर्ड स्टेप में सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें हम देख रहे हैं मीथेन और वाटर को कंबाइन होने से शुगर, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड बना। नाउ CH4 प्लस H2O प्लस NH3 मिलने से अमीनो एसिड बना। CH4 प्लस H2O NH3 प्लस SCN मिलने से नाइट्रोजनस बेस बने। नाइट्रोजन बेस जैसे कि हम जानते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। नाउ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें हम देख रहे हैं शुगर प्लस शुगर जब मिली तो पॉलीसेक्राइड बना, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मिला तो फैट बना, अमीनो एसिड्स प्लस अमीनो एसिड्स मिले तो अब प्रोटीन बने, एंड नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर फॉस्फेट मिले तो न्यूक्लियोटाइड बना। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी थी वो ओरिजिन ऑफ लाइफ में AI ओपेरिन ने लिखी। अब दुनिया में कोएसर्वेट के बारे में
AI ओपेरिन ने बताया कि ऐसे हुआ था। लेकिन लैब एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टैनले मिलर ने किया। लैब एक्सपेरिमेंट स्टैनले मिलर ने किया। तो हम देख रहे हैं स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम देख रहे हैं कि उन्होंने एक सिलेंडर में मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन को उन्होंने सिलेंडर में बंद कर दिया 2:1:2 के रेशो में, और उसके बाद इस सिलेंडर को एक पायरेक्स ग्लास के एपरेटस से जोड़ा गया और उसे वैक्यूम पंप के जरिए उसे एयरलेस कर लिया गया, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में थी, ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं थी, ऑक्सीजन वॉज एब्सेंट दैट टाइम। इसके बाद उन्होंने मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन के सिलेंडर को खोला और ये जो मिक्सचर था ये ग्लास की पाइपलाइन में आया और यहाँ पर उन्होंने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 7 डेज तक इन्होंने जो है कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोलाइसिस किया। उसके बाद इस मिक्सचर को उन्होंने कूल कंडेंसर में लगाया और कूल कंडेंसर में लगाने के बाद हम देख रहे हैं नीचे यू ट्यूब वाले पोर्शन में वाटर इकट्ठा हुआ और वो वाटर इकट्ठा होके सीधे नीचे आया और ये वाटर उन्होंने गर्म करना शुरू कर दिया। और गर्म करने के बाद ये जो मिक्सचर था फिर दोबारा से मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन के साथ मिक्स हो गया और ये एपरेटस लगातार 7 से 10 दिन तक चलाया गया। तो अब हम देखते हैं स्टैनले मिलर स्टडीड द ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक रिटन बाय द AI ओपेरिन। ही प्रिपेयर्ड ए मॉडल अकॉर्डिंग टू हिज बुक made by the glass tube apparatus. He vacuumed this tube because in earlier earth oxygen was absent, and he filled methane ammonia hydrogen in the ratio 2:1:2 and electrolyzed up to 7 days at 800 degrees Celsius, and then he condensed the steam by cooling condenser and found water formation in the tube, which was an example of sea formation, and this water get heated, which turn into the vapor and get included in the mixture of methane ammonia hydrogen. After 7 days he stopped his experiment and found the microscopical investigation there was a proteinous jelly like substance which was earlier explained by AI operin as a coeservate. तो इस तरीके से कोएसर्वेट को लैब में बना के स्टैनले मिलर के एक्सपेरिमेंट ने दिखा दिया। कोएसर्वेट वॉज मेड अप बाय द 3 इसेंशियल अमीनो एसिड, उसके अंदर थे ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, एंड स्टैनले मिलर गॉट नोबेल प्राइज एंड हिज प्रोफेसर वॉज डॉक्टर हैरोल्ड यूरे। सो दिस एक्सपेरिमेंट बिकेम फेमस एज ए स्टैनले मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। ओके, तो इस तरीके से साइंटिफिक दुनिया में ये माना जाने लगा कि मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन से लाइफ की शुरुआत हुई थी और उस पहले मॉलिक्यूल को कोएसर्वेट कहा गया, क्योंकि साइंस उस चीज़ पर बिलीव करती है जिसे सबको दिखाया जा सकता है, और ये बात स्टैनले मिलर ने प्रूव करके दिखा दिया। ओके, नाउ डार्विनिज्म, इवोल्यूशन की थ्योरी में हम देखें डार्विन, रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन रोट ए बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, एंड डार्विन वॉज ए मेडिकल स्टूडेंट इन इंग्लैंड। ही ट्रेवल्ड HMS वीगल शिप, पानी के जहाज पर वो घूमे थे, एंड शिप मैनेज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड इसके कैप्टन थे डॉक्टर हैंसलो, एंड ही ट्रेवल्ड 21 ईयर्स, 21 साल तक वो उन्होंने समुद्री यात्राएं की, ऑल द आइलैंड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड ही पास्ड मैक्सिमम टाइम इन USA गैलापागोस आइलैंड। तो गैलापागोस आइलैंड में उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा इवोल्यूशन जो है आज भी वहाँ पर हो रहा है, वहाँ बहुत सारे कनेक्टिंग लिंक हैं, जो एक एनिमल है और वो 2 फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। तो गैलापागोस आइलैंड में सबसे ज़्यादा रुके थे रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन। तो उन्होंने अपनी जो बुक थी उस बुक के बारे में मैं यहाँ आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया था एनॉर्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी पावर। उन्होंने बताया कि हर जीव के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की। नेक्स्ट, कांस्टेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल बाय नेचर, लेकिन सभी लोग जिंदा नहीं रह पाते हैं, सभी ऑफस्प्रिंग जिंदा नहीं रहते, नेचर उसे बैलेंस कर लेती है फूड चेन के प्रोसेस से। हर एनिमल एक दूसरे एनिमल के जरिए फूड चेन में शिकार कर लिया जाता है। थर्ड है स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, जो बच जाते हैं उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है जिंदा रहने के लिए, भूख से लड़ना पड़ता है, एनिमीज से लड़ना पड़ता है, क्लाइमेटिक कंडीशन से लड़ना पड़ता है, जिसे हम स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस कहते हैं।
अब अपने आप को इन कंडीशन से बचाने के लिए उसे एडेप्टेशन लेना पड़ता है। एडेप्टेशन में एडॉप्शन सम यूज़फुल करेक्टर फॉर द बेस्ट सर्वाइवल। इसके बाद फिफ्थ में उन्होंने बताया कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस कर सकता है एडेप्टेशन के जरिए, वो ही जिंदा रहने का अधिकारी होता है। इसी को हम नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। फिर इसके बाद अपना समय बिताते बिताते जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तब वो रिप्रोडक्शन करेगा। तो रिप्रोडक्शन करने से जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसकी हेरिडिटी होगी, और हेरिडिटी होते होते जनरेशन होते होते कुछ के साथ वेरिएशन हो जाती है। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन उन्होंने बताया। अब वेरिएशन ही वो टर्न होती है जिसके अंदर एक स्पीसीज़ अपनी सिमिलर स्पीसीज़ से थोड़ा सा दूसरी स्पीसीज़ में बदल रही होती है, और लास्ट में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, और फाइनली जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ एक नई स्पीसीज़ बन जाती है। इसीलिए उन्होंने अपनी इस बुक का टाइटल रखा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी थ्योरी जो कि लेमार्किज्म है। तो लेमार्किज्म जो है, जॉन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, इन्होंने जिराफ पर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने ये कहा था कि जिराफ जो है पहले शॉर्ट नेक वाले एंसेस्टर होते थे, उससे ये लॉन्ग नेक वाले कैसे बने। इसी तरीके से उन्होंने जो है, जैसे स्नेक्स जो थे पहले, स्नेक्स के पहले लिम्स होते थे, हाउ द स्नेक बिकेम लिम्बलेस। इसी तरीके से उन्होंने बताया कि ह्यूमन की जो है टेल होती थी पहले, लेकिन टेल बिकेम डिसअपियर। ह्यूमन ही एक अकेला ऐसा एनिमल मैमल है जिसकी टेल नहीं होती। तो क्या रीज़न होते हैं इस थ्योरी के हिसाब से हम पढ़ते हैं। तो इसके बाद देखें, सबसे पहला जिराफ के ऊपर उन्होंने बताया कि डायरेक्ट इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। अफ्रीका के अंदर जो जिराफ थे उन पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट पड़ा, और हम जानते हैं कि वहाँ पर सूखा पड़ा, गर्मी पड़ी, जिसकी वजह से फूड रिसोर्सेज की कमी आई, और उन जिराफ को सब जगह पर फैलना पड़ा। टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज़, हम जानते हैं कि हर ऑफस्प्रिंग जो होता है, हर एनिमल जो होता है, अपने बचपन से एडल्ट होने तक उसके अंदर टेंडेंसी होती है अपने साइज़ को, बॉडी शेप को बड़ा करने की। एंड यूज़ एंड मिसयूजेस ऑफ द ऑर्गन, जिसमें हम देखते हैं उन कंडीशंस में एडेप्टेशन करते समय कुछ ऑर्गन का हम यूज़ ज़्यादा करते हैं, कुछ ऑर्गन का हम यूज़ कम करते हैं। तो जिन ऑर्गन को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हाईली डेवलप होते हैं, जिन ऑर्गन को हम यूज़ कम करते हैं हम देखते हैं वो पुअरली डेवलप हो जाती है। जैसे अगर हम देखें कि हमारे अंगूठे में, अगर हम हाथ में देखें, जो थंब जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थंब के बिना मुक्का नहीं बनेगा। ओके, थंब के बिना हम लिख नहीं सकते, थंब के बिना हम तीर कमान यानी तीर नहीं चला सकते। ओके, सो थंब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ थंब। सो इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द फिंगर्स। सबसे कम यूज़ हम करते हैं अपनी इस उंगली का, तो ये उंगली कमज़ोर होती है। इसी तरीके से पैर की उंगलियों में भी ये वाली जो पैर की कन की उंगली होती है, ये साइड कॉर्नर वाली, वो कमज़ोर होती है। तो ये एक प्रूफ है कि जिन ऑर्गन्स को हम यूज़ करते हैं वो डेवलप होते हैं, जिनको यूज़ हम कम करते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन धीरे धीरे वो वीक होते चले जाते हैं। यही हुआ था हमारे ह्यूमन टेल के साथ। ह्यूमन के अर्लियर एंसेस्टर ने जब से कपड़े पहनना शुरू किया तो टेल का यूज़ हज़ारों साल तक नहीं किया, और जब तक हम क्वाड्रीपीडल थे, जैसे कैटल क्वाड्रीपीडल होते हैं, वो टेल का यूज़ करते थे, हमने बाईपोडल लिया। बाईपोडल का मतलब हम अपने दोनों हाथों को फ्री करके टांगों के बल चलने लगे, खड़े होकर, सीधे खड़े होकर चलने लगे, और हम खाल के कपड़े पहनने लगे। टेल का यूज़ नहीं हुआ, धीरे धीरे टेल छोटी होती गई जनरेशन टू जनरेशन, और फाइनली टेल डिसअपियर हो गई। अब इसके बाद जो ऑब्जेक्शन आता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर पर आता है। इन्होंने ये बताया कि जिस कैरेक्टर को हम एक्वायर्ड करते हैं उसका इनहेरिटेंस हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो लेमार्किज्म के फोर्थ पॉइंट पर, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इस पे ऑब्जेक्शन आया। इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्शन अगर हम देखें कि हिंदुस्तान के अंदर नाक कान छेदे जाते हैं गर्ल्स के अंदर, तो आज तक कोई ऐसी लड़की पैदा क्यों नहीं हुई कि उसके नाक कान बचपन से ही छेदे हुए हों? क्योंकि हज़ारों साल से महिलाओं के सभी के नाक और कान छेदे जाते हैं। तो हर बार एक लड़की जब जन्म लेती है तो उसके नाक कान छेदने पड़ते हैं। अगर हम इसी बात को देखें कि एक्वायर्ड कैरेक्टर को इनहेरिटेंस होता है तो हो जाना चाहिए था, ठीक है, नहीं हो पाया। इसके एग्जाम्पल एक तो ये हो गया, और भी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हम ले सकते हैं। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर पर ही ऑब्जेक्शन आया था। एक्वायर्ड कैरेक्टर बिकेम ऑब्जेक्टेड बिकॉज एक्वायर्ड कैरेक्टर नेवर ट्रांसफ़र इनटू ऑफस्प्रिंग, ये कभी ट्रांसफ़र नहीं होता। अब लेमार्किज्म जो है इस समय हटा दिया गया है,
CBSE ने लैमार्किज्म को हटा दिया गया है, डार्विनिज्म को रखा गया है। नाउ एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, अगर हम देखें कुछ एविडेंसेस हैं एवोल्यूशन के, वो कौन से हैं? जैसे बाय कनेक्टिंग लिंक, बाय वेस्टिजियल ऑर्गन, बाय फॉसिल, बाय एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, बाय होमोलॉजस ऑर्गन, बाय एनालॉजस ऑर्गन। तो अगर हम देखें होमोलॉजस ऑर्गन, जिसे हम जो है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी कहते हैं, ऑर्गन विच आर सिमिलर इन ओरिजिन बट डिसिमिलर इन फंक्शन इज कॉल्ड होमोलॉजस ऑर्गन। जैसे हॉर्स लेग, बैट विंग, वेल फ्लीपर एंड ह्यूमन हैंड, हम देख रहे हैं ये सभी ह्यूमरस बोन के बने हैं, ठीक है, सिमिलर इन ओरिजिन है बट दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। जैसे हॉर्स लेग दौड़ने के काम में, बैट विंग उड़ने के काम में, वेल फ्लीपर जो है यहाँ पर ह्यूमरस बोन तैरने के काम में ले रही है, ह्यूमन हैंड जो है होल्डिंग के काम में ले रही है, यानी सिमिलर इन ओरिजिन बट परफॉर्मिंग डिसिमिलर फंक्शन। अब इसके बाद आता है बाई एनालॉजस ऑर्गन। देखें द ऑर्गन विच आर डिसिमिलर इन ओरिजिन बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड एनालॉजस ऑर्गन। इसकी स्टडी को हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। इसमें आता है जैसे बटरफ्लाई विंग एंड बैट विंग। बटरफ्लाई विंग जो है हम देख रहे हैं वो कार्टिलेज का बना है और बैट विंग बोन्स का बना है। तो डिसिमिलर इन ओरिजिन बट दे आर परफॉर्मिंग सेम फंक्शन एज ए flying. Okay, now by embryogeny अर्नेस्ट हैकेल explained the theory ontogeny repeats phylogeny. तो एम्ब्रियोजेनी में ontogeny repeats phylogeny, दिस थ्योरी अर्नेस्ट हैकेल ने दी थी कि every organism repeats its ancestral development in their embryonic development. So this theory explain ontogeny repeats phylogeny by अर्नेस्ट हैकेल। यानी हर जीव अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपने जितने भी एंसेस्टर होते हैं उनके एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट को रिपीट करता है। ओके, सो दिस थ्योरी। नाउ म्यूटेशन थ्योरी, ह्यूगो डे विरेज इंग्लैंड में मैनचेस्टर सिटी इन अ इवनिंग प्रिमरोज ओइन्यूथेरा लेमार्कियाना, एक रेड रोज, रेड कलर का फ्लावर आता है, बट इट टर्न्स इनटू द परमानेंटली ब्लैक इन कलर इन द मैनचेस्टर सिटी, but in Paris it is red in color. This is observed by Hugo de Vries. He said this change is mutation and Hugo de Vries is called father of mutation. तो sudden change in the chromosome number which create a new character is called mutation. तो mutation theory में अगर हम first point देखें, mutation is a sudden change which cannot be reversible. एक बार अगर हो गया तो उसे change नहीं किया जा सकता. It is helpful in formation of new species. ये नई species बनाने में helpful है. थर्ड अगर हम देखें, म्यूटेशन नेवर डिसअपियर बाय क्रॉसिंग ओवर के बाद भी म्यूटेशन को डिसअपियर नहीं किया जा सकता. सेम म्यूटेशन मे बी ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल, एक जैसा म्यूटेशन अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल्स में दिखाई दिया जा सकता है. नाउ स्पेसिएशन अगर हम देखें, व्हाट इज स्पेसिएशन? फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज इज नोन एज स्पेसिएशन. इट इज़ ऑफ टू टाइप, एलोपेट्रिक एंड सिम्पेट्रिक. एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, स्पीसीज बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं. अगर हम देखें एलोपेट्रिक, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जियोग्राफिकल आइसोलेशन. व्हेन ए पॉपुलेशन कंटिन्यूसली ग्रो इन ए पर्टिकुलर एरिया एंड नॉट कैपेबल टू स्प्रेड इज कॉल्ड एलोपेट्रिक स्पेसिएशन. जैसे हम देखें कि इंडियन याक जो हैं कुड नॉट रीच टू द चाइना ड्यू टू हिमालयन बैरियर. हिमालयन बैरियर की वजह से हिमालय की जो चोटियां हैं ऊंची, वहाँ एक तरफ चाइना और एक तरफ इंडिया है. तो इंडिया के लद्दाख में जो याक मिलता है, छोटे कद का बैल, वो हिमालय की चोटियों की वजह से उन पीक्स को क्रॉस करके लद्दाख से चाइना नहीं जा पाया, जो इसका एग्जाम्पल है जियोग्राफिकल आइसोलेशन. तो यहाँ पर जो बैरियर हैं वो हैं हिमालयन पीक्स. नाउ इसके बाद अगर हम देखें कि ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रिच कुड नॉट रीच टू न्यूजीलैंड ड्यू टू सी बैरियर. ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाले एनिमल न्यूजीलैंड नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ पर सी बैरियर है. तो बैरियर का यहाँ पर एक मेन रोल होता है जियोग्राफिकल आइसोलेशन में. नाउ सिम्पेट्रिक और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इन दिस टाइप ऑफ स्पीसीज फॉर्मेशन न्यू स्पीसीज अकर ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. जैसे साइबेरियन बर्ड्स रोटेट्स द अर्थ फॉर रिप्रोडक्शन एंड temperature factor. Tortoise move from the sea to land from laying their eggs. तो जब रिप्रोडक्शन की वजह से कोई आइसोलेशन होता है तो उसी को हम सिम्पेट्रिक आइसोलेशन कहते हैं. अब इसके बाद हम देखें हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कांस्टेंट 1.
The relative frequency of allele in a population remain constant from the generation to generation in a population of sexually reproducing organism is called Hardy-Weinberg principle. इसको अगर हम ड्राइव करें तो हम देखेंगे इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी आर टर्म्ड एज स्मॉल p and small q. If in diploid organism the frequency of allele capital A and small a. So now frequency of capital A individual in a population p square, frequency of small a for individual population is q square, and frequency of capital A small a individual in a population 2pq. Now the sum of capital A small a and capital A small a individual p square plus q square plus 2pq constant 1. Now founder effect, अगर हम देखें founder effect, the change of allele frequency is so different in the new sample of the population and they form the different species due to following factors called founder effect. इसके कुछ कारण हैं, देखें, जैसे म्यूटेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन होती है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, जीन माइग्रेशन होता है एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है. तो ये सब जो है फाउंडर इफेक्ट लाते हैं, जीन की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने में एक रोल प्ले करते हैं. नाउ साल्टेशन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज कॉल्ड साल्टेशन. अकॉर्डिंग टू डार्विन न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस, but according to Hugo de Vries a new species is produced due to sudden effect. This combination of both of these is collectively called saltation. इसी को हम saltation कहते हैं. Now adaptive radiation, the development of different functional structure from a common ancestral form is known as adaptive radiation. During the journey of Darwin went to Galapagos Island, he observed a small beak bird called Darwin finches. He realized that these have many varieties in the same finches birds according to their feeding habits. Like some were carnivorous, some were insectivorous, some were fruit eater and some were woodcutter. तो अलग अलग उनकी नेचर होने की वजह से उनकी जो बीक्स थी बर्ड्स की वो अलग अलग थी. तो ये था अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल. इसके बाद हम देखते हैं यहाँ सिग्निफिकेंस ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन. इट इज़ हेल्पफुल इन मैक्रो इवोल्यूशन which divides into many new groups. Now anthropology. Study of human evolution is called anthropology. Now anthropology अगर हम देखें तो सबसे पुराना फॉसिल जो हमें मिलता है वो है ड्रायोपिथिकस. तो हम इसे नीचे से शुरू करेंगे. ड्रायोपिथिकस इज ऑल्सो कॉल्ड शिवापिथिकस. ड्रायोपिथिकस को हम शिवापिथिकस भी कहते हैं. इसके बाद हमें देखें सेकंड नंबर पर आता है रामापिथिकस. रामापिथिकस के बाद आता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस. ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद आता है होमो हैबिलिस जो है, और होमो हैबिलिस के बाद आता है होमो इरेक्टस जिसे हम जावा मैन भी कहते हैं. होमो इरेक्टस जो थे उनसे दो हमारे एंसेस्टर और बने थे, जिसमें पहले बना था निएंडरथैलिस और उसके बाद बना था क्रो-मैग्नान, और क्रो-मैग्नान से ही डायरेक्ट बने थे होमो सैपियंस जो मॉडर्न मैन की कैटेगरी में आते हैं, होमो सैपियंस. ओके, सो अफ्रीका इज नोन एज कर्डल फॉर ह्यूमन बीइंग. एंथ्रोपोलॉजी ये बताती है कि अफ्रीका से ही ह्यूमन की शुरुआत अर्थ पर हुई थी. प्रोकंसल गिव राइज टू गोरिल्ला एंड चिंपैंजी. गोरिल्ला एंड चिंपैंजी को एक प्रोकंसल जो है एक कनेक्टिंग लिंक कह सकते हैं हम, प्रोकंसल, जिससे गोरिल्ला एंड चिंपैंजी बने थे. प्रोकंसल वॉज द इंटरमीडिएट बिटवीन एप एंड मैन. एप और मैन के बीच का जो एक एंसेस्टर था वो था प्रोकंसल. ठीक, बहुत अच्छा पॉइंट है. फर्स्ट एप ऑस्ट्रेलोपिथिकस ट्राइड टू वॉक बाईपीडल लोकोमोशन. सबसे पहले दो यानी इससे पहले हम देखें क्वाड्रिपीडल थे. बाईपीडल होने का यानी दो टांगों के जरिए चलना और हाथों का फ्री करना सबसे पहले सीखा था ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने. होमो हैबिलिस जो थे वो टूल मेकर थे, लिव्ड इन केव एंड स्किलफुल थे. होमो इरेक्टस अगर हम देखें तो होमो इरेक्टस जो हैं वो जावा मैन, पीकिंग मैन एंड हाइडलबर्ग मैन थे. डिस्कवर्ड फायर, हंटिंग, डिफेंस एंड स्किन क्लोथिंग इन्होंने डिस्कवर किया था. इसके बाद हम देखें निएंडरथैलिस, दे बिकेम डिसअपियर 30,000 ईयर्स एगो
एंड ऑल्सो बियर्ड द स्किन क्लोथ्स। तो नियंडरथैलिस ने स्किन क्लोथ्स पहनने शुरू कर दिए थे। और हमारा जो अर्लियर एंसेस्टर था डायरेक्ट होमोसेपियन जिससे डेवलप हुए, उसे हम कहते हैं क्रोमैग्नॉन, एंड मोर इंटेलिजेंट and made the tool of bone, elephant tusk and cave painting, and they became disappear 10,000 years ago. Now according to anthropology we didn't evolved from the monkey or ape, but ape is developed by our ancestor. Okay, तो हमारा मंकी से एंथ्रोपोलॉजी ये कहती है कि हम मंकी से डेवलप नहीं हुए, बल्कि मंकी हमारे ही एंसेस्टर से डेवलप हुए हैं। नाउ मंकी कंटेन 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड वी हैव 46 ऑफ क्रोमोसोम। ओके, नाउ अब हम देखें यहाँ पर कुछ नीट के क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले आता है स्पेंसर coined the term evolution and survival of fittest। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड इवोल्यूशन जो टर्म है वो स्पेंसर ने दी थी। लुइस पास्चर प्रूव्ड द बायोजेनेसिस by using swan-necked flask। Development of new species and genera is macroevolution। Next, the latest technique to dating rock and fossil is, वो कौन सी है? तो 4 टेक्निक में अगर हम देखें कि रिलेटिव डेटिंग, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम लीड डेटिंग या इलेक्ट्रॉन स्किन रेजोनेंस, तो इलेक्ट्रॉन स्किन रेजोनेंस पे टिक लगाएंगे, लेटेस्ट है। नाउ फॉसिल इन विच ऑर्गेनिक मटेरियल आर रिप्लेस्ड बाय मिनरल मैटर आर पेट्रीफिकेशन, इसे हम कहते हैं पेट्रीफिकेशन। फीदर्ड रेप्टाइल आर कॉल्ड, उसे हम कहते हैं ड्रोमेसोरस, फीदर्ड रेप्टाइल ड्रोमेसोरस। एंड द लिविंग लेबोरेटरी ऑफ द इवोल्यूशन वॉज यूज्ड बाय डार्विन फॉर गैलापागोस आइलैंड, जैसे कि अभी बताया था मैंने, गैलापागोस आइलैंड। होमोप्लास्टिक ऑर्गन आर एनालॉगस ऑर्गन विद सिमिलर अपीयरेंस, उन्हें हम कहते हैं होमोप्लास्टिक ऑर्गन। एंड कॉमन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन एंड एप वॉज ड्रायोपिथेकस, वो है ड्रायोपिथेकस। नाउ यूज ऑफ फायर बाय जावा एंड पीकिंग मैन बोथ। नाउ फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। द चांस ऑफ elimination of gene from a small population is an example of genetic drift। and which of the following is closer to man, तो हम कहेंगे उसे ओरेंगेटॉन, गिब्बन या प्रोकंसल या ओरेंगेटॉन, तो क्लोजर टू मैन है ओरेंगेटॉन। क्रोमैग्नॉन कैसा था, हर्बीवोर या कार्निवोर, तो हम टिक लगाएंगे कार्निवोर पर। रॉबर्ट हुक रोट ए बुक, उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। डिवेरिस गेव द म्यूटेशन थ्योरी on organic evolution while working on Oenothera lamarckiana। Now survival of the fittest was given by Herbert Spencer। Herbert Spencer ने survival of fittest बताया था। Now fossil of human found in शिवालिक hills। इंडिया की शिवालिक हिल से जो ह्यूमन का फॉसिल मिला उसका नाम था रामापिथिकस। Now modern man evolved in 25,000 years ago। Speciation is caused by reproductive isolation या geographical isolation, तो हम लगाएंगे reproductive isolation पर। Direct ancestor of man is Cro-Magnon। अभी हमने बताया था कि हम जो है Cro-Magnon से डेवलप हुए हैं। Age of Earth is 4.6 billion year ago। And biogenetic theory explain the life originates from the pre-existing life। According to neo-Darwinism, evolution is due to change in gene frequency। Now Charles Darwin wrote a book, Origin of Species। Now Lamarck wrote a book, Philosophic Zoologique। A.I. Oparin wrote a book, Origin of Life। तीनों में से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Darwin finches are found in Galapagos Island। Galapagos Island plant animals are closely resembles to South America। Galapagos Island से जो मिलने वाले हैं वो सब साउथ अमेरिका के एनिमल से मिलते जुलते हैं। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनेलिडा मोलस्का नियोप्लाइना। वाइसमैन थ्योरी ऑफ द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज नोन एज द थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, जिसे कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म भी कहते हैं। ए बेबी हैज़ बॉर्न विद ए स्मॉल टेल, इट इज़ कॉल्ड एटाविटिज्म।
एटाविज्म, एटाविज्म एक फिनोमिना होता है कि जो कैरेक्टर डिसअपियर हो गया है अगर वो दोबारा से अपीयर हो जाए तो उसे हम एटाविज्म कहते हैं। जैसे ह्यूमन के टेल पहले कभी होती थी लेकिन अब नहीं होती है। अगर कोई बच्चा विद टेल जन्म लेता है तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं एटाविज्म। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, ठीक है। नाउ होमोनिड इवॉल्व इन प्लायोसीन ऑफ सीनोजोइक एरा, बहुत अच्छा पॉइंट है कि होमोनिड जो है वो कब बने थे, कब इवॉल्व हुए थे, प्लायोसीन में, सीनोजोइक एरा में। स्केला नेचरा वॉज रिटन बाय एरिस्टोटल। द टर्म hot dilute soup was coined by Haldane. Now potato and sweet potato are the example of analogous organ. Now Darwin finches are the example of adaptive radiation. The thorn of bougainvillea and tendril of cucurbita are the example of homologous organ. The unit of evolution is called population. बहुत अच्छा पॉइंट है। Hardy-Weinberg equilibrium is affected by gene flow, genetic drift, mutation, genetic recombination and natural selection. Industrial melanism was highlighted by Biston Betullaria. Theory of pangenesis was given by Darwin. बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। And cave painting occurred by Cro-Magnon. Trichilogossus is a connecting link between reptile and mammals, and first ancestor of man showed the bipedal movement to stand erect. Australopithecus, सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने बाइपोडल मूवमेंट किया था और चलने की शुरुआत की थी सीधे खड़े होकर। डार्विन कुड नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ, क्या कारण था, उसका कारण था कि वेरिएशन एविडेंसेस या जेनेटिक्स, तो हम कहेंगे जेनेटिक्स की स्टडी उस समय नहीं हुई थी। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वर एक्सप्लेन्ड बाय, ये दिया था माल्थस ने। साइंटिफिक नेम ऑफ द जावा मैन होमो इरेक्टस एंड सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज कॉल्ड साल्टेशन। फॉसिलाइज्ड फीकल मटेरियल ऑफ एनिमल आर नोन एज कैप्रोलाइट्स, उसे हम कहते हैं कैप्रोलाइट्स। एज ऑफ फिशेस इज नोन एज डिवोनियन, एज ऑफ फिश कहलाती है डिवोनियन। The theory of random genetic drift was given by Sewell Wright. Sewell Wright ने genetic drift की थ्योरी दी थी। And biologist called Darwin of the 20th century was Ernest Mayr. 20th century का बायोलॉजिस्ट जिसे डार्विन का उपाधि दी थी वो है अर्नेस्ट मेयर। Precious stones such as gem and stones are produced by igneous rocks. Igneous rocks से बनते हैं precious stone. Human ancestor who ate fruits only and hunted with stones weapon was Australopithecus, which is Sewell Wright effect. तो उसे हम कहेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। बहुत अच्छा पॉइंट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट किसने देखा था, सीवल राइट ने देखा था। इन हिज लैब एक्सपेरिमेंट स्टैनले मिलर सिंथेसाइज्ड, क्या बनाया था उन्होंने, अमीनो एसिड्स बनाए थे। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकरबिटा आर द एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को क्या कहेंगे हम, होमोलॉजस ऑर्गन। ओके, नाउ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड स्पेसिएशन टर्म गिवन बाय ओरेटर एफ कुक, इन्होंने दिया था स्पेसिएशन की टर्म। तो इसी के साथ मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे पॉइंट एवोल्यूशन से रिलेटेड यहाँ कलेक्ट करूँ और मैंने किए हैं। मैं समझता हूँ इसमें से काफ़ी हद तक क्वेश्चंस जो हैं आएंगे, आप लोग तैयार करें, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, वी विल मीट अगेन विद द न्यू वीडियो, ओके, until you prepare all these important following points. Bye bye.